गुड इवनिंग एवरीबॉडी। हम लोग करंट अफेयर्स से स्टार्ट करते हैं, डेली करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज बिकम फर्स्ट इन इंडिया टू हैव ए पुलिस स्टेशन एक्सक्लूसिवली रन बाय वुमेन। इंडिया में कौन सा राज्य है जहां पर कि एक ऐसे थाना एस्टेब्लिश किया गया जो सिर्फ महिलाएं के द्वारा, सिर्फ वुमेन के द्वारा जो है रन किया जाएगा। तो आप ध्यान रखिएगा, तमिलनाडु में इस तरीके का आपका जो पुलिस स्टेशन है वो स्टार्ट किया गया। जब कभी भी आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं या सरकार के बारे में, महिलाओं के लिए क्या एक्शन लिया गया, तो ये इन चीज़ों के बारे में आप इनको लिख सकते हैं। ठीक है, तमिलनाडु में ये चीज़ स्टार्ट किया गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि जेंडर इंक्लूसिविटी जो है आपका इंक्रीज होगा। ठीक, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द रिपोर्ट अर्जेंट स्टेप टू मरीन हीट वेव। ठीक है, तो हीट वेव हम लोग आपको लास्ट अगर वीडियो देखे होंगे तो उसमें हम डिस्कस किए थे। हीट वेव आपको पता है कि अगर दो तरीके का टेरेन होता है, एक आपका प्लेन एरिया है, ठीक है, इसके लिए अलग है, और हिली एरिया है, इसके लिए अलग है। सामान्य दिन में अगर आपका 40 डिग्री से ऊपर जो माना जाता है प्लेन एरिया के लिए, 30 डिग्री से ऊपर इसके लिए। लेकिन अगर एवरेज टेम्परेचर जो उस एरिया का रहा है उससे अगर डेविएशन यानी विचलन जो है आपका 4.5 डिग्री से लेके 6.4 के आसपास होता है। यानी कि एवरेज टेम्परेचर सपोज कीजिए कि वहाँ 40 है पिछले साल का या पिछले कुछ सालों का, और इस बार 44.5 हो गया, या कहीं पर 38 रहता था, इस बार 42.5 हो गया। इसका मतलब वहाँ पर हीट वेव चल रहा है। उसी तरीके से 30 डिग्री का रेफरेंस पॉइंट हिली एरिया के लिए आपका ये किया गया। तो ये तो आपका लैंड के लिए हो गया। ये यहाँ जो चर्चा हो रहा है ये हो रहा है मरीन हीट वेव। तो समुद्र में अभी क्या हो रहा है ना कि जो एवरेज ओशन का जो पानी होता है, जो ओशनिक वाटर है, उसका जो एवरेज टेम्परेचर है उससे अगर अधिक आपका एवरेज टेम्परेचर रहा है तो उसको बोलते हैं आपका हीट वेव, मरीन हीट वेव। ऐसा क्यों हो रहा है? ये इसका कारण ग्रीन हाउस गैस है। जैसे होता क्या, ग्रीन हाउस गैस अधिक रिलीज होने के कारण, पोल्यूशन के कारण, या फिर व्हीकल का जो पोल्यूशन हो रहा है उसके कारण, या डिफोरेस्टेशन के कारण, तो CO2 अगर बढ़ रहा है या अदर जो ग्रीन हाउस गैस हैं वो अगर बढ़ रहे हैं तो उसके कारण जो यहाँ से इवेपोरेट होकर भी जो एयर ऊपर जा रहा है वो ट्रैप हो जा रहा है, ट्रैप हो जा रहा है ग्रीन हाउस गैस के द्वारा। उसके कारण क्या हो रहा है कि ये सपोज कीजिए ये सी वाटर, तो यहाँ जो हवा है ये बीच में यहीं पर ट्रैप होकर रह जाएगा। उसके कारण क्या होगा कि सी वाटर का टेम्परेचर जो है ओवरऑल बढ़ जाएगा। उसके कारण आपका ये हीट वेव होता है। इसके कारण इसका इम्प्लीकेशन क्या हो सकता है? इम्प्लीकेशन हो सकता है कि आपका अगर अधिक टेम्परेचर होगा तो आपको अगर ज्योग्राफी में पढ़े होंगे तो आप देखे होंगे कि ये ट्रॉपिकल साइक्लोन का रीजन भी होता है। ठीक है, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि अगर पानी अगर गर्म होगा तो कहीं ना कहीं लो प्रेशर फिर डेवलप करेगा, वो लो प्रेशर फिर हाई प्रेशर से वो हवा आएगा, तो ये पूरा जो साइक्लोन का प्रक्रिया है उस तरीके का बढ़ जाएगा। साइक्लोन अगर आपका जब हिट करेगा कोस्टल रीजन को, तो कोस्टल जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या फिर जो है ह्यूमन पॉपुलेशन उसको डैमेज करेगा। इसके लिए जो IPCC है, ठीक है, ये जो है आपका वार्न किया है क्लाइमेट चेंज को लेकर। ठीक है, रिसेंटली जो है प्रोजेक्ट विश्वकर्मा लॉन्च हुआ है, इसका क्या अचीव करना चाहता है? तो देखिए हमारे समाज में अलग अलग क्राफ्ट के लोग ट्रेडिशनली रहे हैं, जैसे कि सोनार है, गोल्ड स्मिथ है, ब्लैक स्मिथ यानी लोहार है, कारपेंटर है। तो ये वर्ग ट्रेडिशनली रहे हैं, इनको काम भी आता है। ठीक है, चाहे वो ब्लैक स्मिथ की बात करें या वाइट आपका गोल्ड स्मिथ की बात करें या कारपेंटर की बात करें, ठीक है, या कोबलर की बात करें, तो इनको उन चीज को काम आता है, लेकिन इनके पास कोई डिग्री नहीं है जिसके कारण इस डिग्री को वो कहीं पर यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो सरकार का ये कोशिश है कि जो इनको स्किल है इसको रिकॉग्नाइज किया जाए और उनको बदले में एक ट्रेनिंग करा के उनको सर्टिफिकेशन कराया जाए, ताकि वो उस डिग्री का यूज करके कहीं भी अब खुद कहीं एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं, या सरकार कोलेट्रल फ्री जो है आपका लोन भी दे रहा है। ठीक है, कोलेट्रल मीन्स किसी भी तरीके का आपको गिरवी नहीं रखना है, तो वो उस तरीके का आपका इंटरेस्ट फ्री लोन भी इसमें प्रोवाइड करा सरकार, या 5% पर सर्टेन अमाउंट पर 5% पर लोन भी देता है, या खुद से आप स्टार्टअप या इंटरप्रेन्योरशिप कर सकते हैं, या कहीं उस डिग्री का यूज करके आप एम्प्लॉयमेंट भी ले सकते हैं। तो ये सरकार का कोशिश है विश्वकर्मा, यानी कि जो ट्रेडिशनल जो आर्टिसंस है, क्राफ्ट है, उसको आपको सपोर्ट करना है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का ये आर्टिकल 200 के तहत जो जजमेंट है, जो डेली न्यूज़पेपर में चल रहा है, ये क्या हो रहा है? देखिए अभी सुप्रीम, जैसे आप अगर आप देखते होंगे
इसका लॉन्ग वीडियो भी हम आपको डालेंगे आज से कल तक में, उसमें भी आप डिटेल से देख सकते हैं, लेकिन यहाँ शॉर्ट के लिए बता देते हैं कि आपका सुप्रीम कोर्ट ये बोला है, सपोज किया है कि कोई भी बिल एक्ट कैसे बनता है, सपोज किया जाए कि ये आपका विधानसभा है, ठीक है, लेजिस्लेचर मान लेते हैं, फिर इसके ऊपर हो सकता है विधान परिषद, ठीक है, विधान परिषद सारे राज्य में नहीं है, लेकिन जहाँ है वहाँ मान लेते हैं, ठीक है, और फिर ये गवर्नर, तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शन होता है, या तो उस पर वो स्वीकृति दे दे यानी एसेंट कर दे, या नहीं तो क्या कर सकते हैं, उसको अपने पास जो है या तो फिर विधानसभा को वापस कर दें कि इसमें कुछ कमी है, कुछ सजेशन के साथ उसको वापस कर सकते हैं, यानी वापस कर दिए, या फिर क्या कर सकते हैं, अपने पास विथहोल्ड कर सकते हैं, रोक सकते हैं। अब उसके बाद या क्या कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट के पास भेजने के लिए अपने पास मतलब प्रेसिडेंट के पास फॉरवर्ड कर सकते हैं। अभी जो दिया गया है कि तमिलनाडु वाले केस में क्या हुआ, इसको डिटेल से मेंस वाले क्लास में चर्चा की, आप देख सकते हैं वहां पर वीडियो। तो अगर लंबे समय तक रोकने के कारण पूरा जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है वो डिस्टर्ब होता है, क्योंकि संविधान में ये कहीं स्पष्टता लिखा नहीं गया था कि कितने समय के लिए। तो अगर सपोज किया जाए कि कोई विथहोल्ड कर ले, तो अगर मान लिया जाए कि कोई गवर्नर अगर 4 साल अगर रोके रहेंगे तब तो सरकार कानूनी नहीं बना पाई कुछ। तो ये इसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया है कि टाइम बाउंड मैनर में आपको डिसीजन लेना है, यही आर्टिकल 200 के तहत है। इसमें ये बताया गया, सपोज किया है कि जो आपका गवर्नर है उनको काम करना है एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो है उनके एड एंड एडवाइस पे, ठीक है। तो अगर सरकार के एड एंड एडवाइस पे काम करना है, तो अगर मान लिया पार्लियामेंट से कोई बिल आया, आप उसके एडवाइस पर काम करें तो 1 मंथ आपके लिए बहुत है, स्वीकृति दे दीजिए, नहीं तो रिकंसीडर के लिए वापस भेजिए। और अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल की बात अगर नहीं मानते हैं तो फिर मैक्सिमम आपके पास 3 मंथ का समय दिया गया कि 3 मंथ बहुत हो गया, 3 मंथ में आप उस पर डिसीजन लीजिए, नहीं तो वापस कीजिए। और अगर वापस करने के बाद अगर विधानसभा पुनः भेज देता तब आपको 1 मंथ में आपको डिसीजन लेना है, ठीक है। ये प्रावधान अभी सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट से आया, ये न्यूज में रहता है, हमेशा रह रहा है, ठीक है। उसमें जो है बहुत तरीके का इशू चल रहा है, जैसे लेजिस्लेटिव के जो है या सरकार या जो संसद के जो मेंबर हैं, सांसद के जो मेंबर हैं यानी जो भी एमपी हैं, आप बयान बहुत तरीके का न्यूज में सुन रहे होंगे कि ये जुडिशियल एक्टिविज्म है या जुडिशियल ओवररीच है, उसको डिटेल से आप मेंस वाले वीडियो में कवर किए, आप वहाँ पर ज़्यादा जानकारी के लिए देख सकते हैं, ठीक है। ग्लोबल पीस इंडेक्स किस चीज़ के बारे में फोकस करता है, ये हमेशा जो है आपका आंतरिक सुरक्षा जो है इंटरनल सिक्योरिटी के बारे में जो है आपका चर्चा करता है कि क्राइम रेट क्या है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की, राजनीतिक अस्थिरता की क्या स्थिति है, वायलेंस हिंसा का क्या स्थिति है, ठीक है। इसमें आपको एक और चीज़ ध्यान रखना है, ये किसके द्वारा रिलीज किया जाता है, ठीक है, तो इसका नाम है इंस्टीट्यूशन फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ठीक है। ये है, ये आपके लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। चेयर पर्सन कौन यूपीएससी का पॉइंट में, तो नाम याद रख लीजिएगा, पूछता है कभी कभी, तो मनोज सोनी, ठीक है, इसमें समझाने लायक कुछ नहीं है। वर्ल्ड बैंक ग्लोबल लॉजिस्टिक इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, तो वर्तमान में 44th रैंक है। ये रैंकिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रैंकिंग में आपको ध्यान देने वाला है कि रैंकिंग इंप्रूव हुआ, लेकिन अभी भी हम लोग जो विकसित देश है उनके तुलनात्मक नीचे रैंकिंग हुआ है। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि जितना अच्छा लॉजिस्टिक रहेगा उतना अच्छा हम लोगों के यहाँ जो है इकोनॉमिक डेवलप होगा, क्योंकि किसी भी ट्रेड के लिए, किसी भी व्यापार के लिए आपका लॉजिस्टिक में, लॉजिस्टिक कहने का मीनिंग क्या, ट्रांसपोर्टेशन का जितना आपका सिस्टम अच्छा हो, रेलवे हो, रोडवेज हो, ठीक है, जितना एनएच ज़्यादा हो, एसएच अधिक से अधिक हो, ताकि जो फ्री मूवमेंट ऑफ शिपमेंट हो सके, ठीक है। तो ये आपका उस चीज़ को दिखाता है, तो इसमें इम्प्रूवमेंट हुआ है, लेकिन अभी भी हम लोग बहुत नीचे हैं, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर जो अभी ट्रेड वार का जो चल रहा है उसमें अगर इंडिया को, तो चाइना से, क्योंकि बहुत सारी कंपनियां हो सकता है कि वो वहां से बाहर जाना चाहे, क्योंकि अमेरिका जिस तरीके से ट्रेड वार चला हुआ, तो अगर ये कंपनियां अगर इंडिया में मूव करना चाहती है तो हमारे लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी भी है, अगर हम लोग यहाँ पर अपना बेहतर लॉजिस्टिक करें, अपना रेगुलेशन अच्छे से रखें, फैसिलिटेट करें, तो जो मैन्युफैक्चरिंग हब जैसे चाइना में था, तो वो हम लोगों के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। तो इसलिए लॉजिस्टिक में जितना अच्छा इंप्रूव होगा उतना अच्छा है। वर्तमान में 44। नूरजहां पिंक, ये इनिशिएटिव पंजाब में लिया गया है, क्योंकि महिलाओं को जो है ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जो भी अवेयरनेस है उनके बारे में बताया जा सके।
क्योंकि जितना जल्दी जो है उनको डिटेक्शन होता है उतना आसानी से ट्रीटमेंट होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये आज के डेट में ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए महिलाओं को उनके बारे में बताना, जो भी उनका सिम्टम्स है और किस तरीके से, तो वो उसके बारे में अवेयरनेस प्रोग्राम जो है पंजाब में ये चलाया जा रहा है, नूरजहां पिंक इनिशिएटिव। ये जापान के साथ इंडिया जो है आपका एक एमओयू साइन किया है, मिलिट्री एंड स्टैटिक जो कोऑपरेशन है उसके लिए, ठीक है। तो ऐसे भी क्वाड का मेंबर इंडिया है, तो पहले भी रिलेशन ठीक है। डिजिटल भारत निधि जो है, अगर डिजिटल स्टार्टअप्स आपको करना है, ठीक है, अगर आपके पास कोई आइडियाज है, ठीक है, और डिजिटल स्टार्टअप करने के लिए सपोज कोई एआई बेस्ड आपके पास कोई है, या कोई वेबसाइट को लॉन्चिंग को लेके है, या कुछ इनोवेटिव आपको आईटी सेक्टर में कुछ है, ठीक है, तो ऐसे चीज़ में आपको आइडिया है, कैपिटल का कमी है, तो सरकार के पास आप अप्रोच कर सकते हैं। अगर आपका आइडिया जो है पसंद आने पर आपको जो है लोन या कैपिटल जो है प्रोवाइड कराया जाएगा। तो वो किस कॉर्पस से कराया जाएगा, तो वो है डिजिटल कैपिटल निधि, ठीक है। यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर एक्चुअली में हुआ नहीं है सेलेक्ट, टू बी सेलेक्टेड आप कह सकते हैं। ये कोशिश इंडिया के द्वारा किया जा रहा है भोपाल को, कि जो यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में इसको जो है रिकॉग्नाइज किया जा सके। आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूनेस्को जो है जो एजुकेशन है या कल्चरल जो चीज़ें हैं उनको प्रमोट करता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, उसमें जो है भोपाल जो है हमेशा जो है अब लिटरेचर फेस्टिवल जो है ऑर्गेनाइज होते रहता है। तो इंडिया का कोशिश है कि भोपाल को जो है उसमें शामिल किया जाए, अभी तक हुआ नहीं है। जस्ट इनर्जी ट्रांजिशन जो है, ये वर्ड क्या है ये आपको समझना है। जैसे इसमें क्या है, जस्ट जिसे नाम नहीं पता है, जस्ट मतलब न्याय। तो जैसे 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 इंडिया या ग्लोबल जो है आपका आप कह सकते हैं इंडस्ट्री ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहा, तो ऐसे में जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए, यानी कि फॉसल फ्यूल की तरफ अभी है अगर वर्ल्ड या इंडिया, और क्लीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। तो इस जो ट्रांजिशन हो रहा है, यानी इस जो बदलाव हो रहा है, इसमें किसी भी मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का जो है आप जो उनका हित है उसको आप इग्नोर नहीं कीजिए, ठीक है। इसमें इसीलिए क्या है कि आप सपोज किया जाए, जैसे एग्जाम्पल्स के रूप में जो है आप ले सकते हैं, सपोज किया जाए कि फोसल फ्यूल से क्लीन एनर्जी की तरफ जाना है, तो मान लिया हम लोग किस में शिफ्ट होंगे, या तो न्यूक्लियर एनर्जी से लेंगे, या वो आपका हाइड्रो एनर्जी से लेंगे, या फिर विंड एनर्जी से लेंगे, ठीक है। तो ये सारा जो है, तो वर्तमान में जो कहाँ से प्रोडक्शन हो रहा है एनर्जी का, ज़्यादा कोल से हो रहा है, इसके तुलनात्मक इनका जो प्राइस है वो हाई है। तो ऐसा नहीं हो कि सारा जो है आपको लोड जो है जो मार्जिनलाइज सेक्शन है या पुअर पीपल है उन पर पड़ जाए, तो आपको उसी अनुसार से रेट या निर्धारण करना चाहिए ताकि वो इक्विटेबल रहे, ठीक है, कि अमीर को अधिक रेट या गरीब को कम रेट, इस तरीके से। यानी जो ट्रांजिशन होना चाहिए, प्लस जो उनका जो जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का के जो ट्राइबल्स लोग है उनका जो हित है उसके कारण वो प्रभावित नहीं हो। दूसरा क्या होता है, मान लिया आप हाइड्रो एनर्जी की तरफ फोकस कर रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि आप कहीं पर कोई डैम एस्टेब्लिश कर रहे हैं, तो बड़े संख्या में जो वहाँ लोग रह रहे थे नेटिव लोग, उनको आप एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कराए। तो ये भी आपको ध्यान में देना होगा कि जो मार्जिनलाइज्ड लोग हैं, या फिर विंड एनर्जी के केस में भी आप समझ सकते हैं कि जो सोसाइटी के जो लोग हैं, जो इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो ऐसा नहीं हो कि हम एनर्जी के चक्कर में उनको ही पूरा जो है विस्थापन कर दें और सारा लोड उन्हीं पर आ जाए। तो ये नहीं हो, इसलिए जो इको जस्ट एनर्जी ट्रांजिशन होना चाहिए। उसी तरीके से अगर विश्व स्तर पर देखिएगा, तो जो विकसित देश है, जो डेवलप्ड नेशन है, उनके पास तो बहुत पहले वो विकास कर चुके हैं, वो ग्रीन एनर्जी को जो है इजीली जो है अफोर्ड कर सकते हैं। लेकिन जो डेवलपिंग नेशन है इंडिया जैसे कंट्री, वो अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो उस तरीके से तो इंडिया को भी जो कॉर्पस है वो फॉरेन कंट्री के द्वारा मिलना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अभी इंडिया जो है डेवलपिंग नेशन है, उनको क्लाइमेट चेंज के लिए अलग से जो फंड है इंडिया हमेशा डिमांड करता रहा है, ठीक है। तो यानी जो ट्रांजिशन होना चाहिए वो स्मूथ होना चाहिए और जस्ट और इक्विटेबल होना चाहिए, वही पर न्यूज में है, इसलिए हम एक चर्चा की है, ठीक है। ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। ये आपका जो है ऑफ बजट बोरोइंग जो है, इसके बारे में आपका कंसर्न रेज किया गया है कैग के द्वारा। कैग आपको पता है ये एक वो इंस्टीट्यूशन है जो भारत सरकार या राज्य सरकार जो भी खर्च करता है या जो रिवेन्यू है वो उसको ऑडिट करता है, यानी जो आप खर्चा कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उन चीज़ों का जो है चेक किया जाता है कैग के द्वारा, इनका प्रॉपर मशीनरी होता है।
रिसेंटली जो है एक कंसर्न उठाया गया ऑफ बजट बोरोइंग। ऑफ बजट बोरोइंग किसको कहते हैं? देखिए नाम से ही पता चलेगा, ऑफ बजट यानी बजट के बाहर का बोरोइंग। मतलब ये कौन सा बात हुआ कि बजट से बाहर? तो आपको ये समझना है कि बजट में उसको दिखाते हैं, सपोज किया जाए कि जो रिवेन्यू जो आया और अगर उससे ज़्यादा एक्सपेंडिचर है तो वो मेरा फिजिकल डेफिसिट हो जाता है, वित्तीय घाटा है। लेकिन सरकार के पास कुछ ऐसे मैकेनिज्म है जिसमें को जैसे मान लिया जाए कि बॉन्ड इशू करता है, ठीक, बॉन्ड इशू करने के बाद अगर जो पैसा रेज हो रहा है तो एक तरीके से पब्लिक पर वो उसका उधार ही हुआ, लेकिन ये बजट में मेंशन नहीं होता। तो इस तरीके का बहुत बार जो है बजट के बाहर जो बोरोइंग किया जाता है और वो अमाउंट बहुत हो जाता है, इसको लेके कैग जो है अभी कंसर्न रेज किया है, ठीक है। अब होता क्या है कि बॉन्ड सरकार बहुत बार जो है जब ये मुद्दा उठता है तो वापस चाहता है कि उन चीज़ों को अपना बॉन्ड जो है कम समय में समाप्त करें, लेकिन जो बॉन्ड होल्डर हैं, जो बॉन्ड लिए हैं, वो इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं उतना। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इतना सिक्योर और इतना अच्छा इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, जिसके कारण भी सरकार को परेशानी होता है। इसमें रिस्क क्या क्या है कि आपको जाने अनजाने में आपका जो है फिर आपका फिजिकल डेफिसिट इनडायरेक्टली बहुत बढ़ जाएगा, सरकार पर कर्जा बहुत बढ़ा हुआ रहेगा। क्योंकि जब बजट में आता है तब तो आपको पता है कि उसको रोकने के लिए FRBM 2003 है, FRBM एक्ट 2003 है। इसके तहत आप फिजिकल डेफिसिट आप ज़्यादा नहीं आप अफोर्ड कर सकते, क्योंकि इस एक्ट का वायलेशन होगा। लेकिन आप ऑफ बजट है तो नज़र भी नहीं जाएगा और आप पर कर्जा भी सरकार पर बढ़ते जाएगा। इसको लेकर कैग के द्वारा उठाया गया। दूसरा क्या है कि ट्रांसपेरेंस भी नहीं रहा, गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंट भी नहीं रहा कि सरकार पब्लिक के प्रति अगर अकाउंटेबल है तो पब्लिक को जानकारी भी नहीं होता। फिजिकल डेफिसिट तो हर कोई देखता है, लेकिन उसमें नहीं जानकारी हो पाता था। ये कैग के द्वारा उठाया गया है। तमिलनाडु न्यू बिल जो है डिसेबिलिटी इंक्लूजन को लेकर लाया गया, एक नया बिल लाया गया जिसमें कि लोकल बॉडी में जो है आपका जो डिसेबल्ड होते हैं उनको सीधे नॉमिनेट किया जाएगा, मनोनीत किया जाएगा। उनको इलेक्शन लड़ने का भी जरूरत नहीं रहेगा, सीट जो है रिजर्व कर दिया जाएगा, सर्टेन सीट, और उनको नॉमिनेट करेगा सरकार। यानी जो दिव्यांग लोग हैं उनको किस तरीके से तो सरकार का जो तीसरा आपका थर्ड टीयर जो व्यवस्था है उसमें इम्पावरमेंट किया जा रहा है, ठीक है। तमिलनाडु याद रखिए। हीट एक्शन प्लान, अहमदाबाद में हीट वेव क्या है ऐसा हम लोग चर्चा कर लिए हैं। रिसाइकलिंग जो है आपका ये सोलर सेल का क्यों डिफिकल्ट है? क्योंकि ये लेड रहने के कारण जो है रिसाइकलिंग आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है, ठीक है। इसके कारण आपका हजार्डस भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, ठीक है। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल का यूज करते हुए तो तमिलनाडु का जो सुप्रीम कोर्ट अभी यूज किया तमिलनाडु गवर्नर के विरुद्ध, क्योंकि यहाँ पर आपको पूर्व में भी बताया कि 12 बिल जो है तमिलनाडु के विधानसभा के द्वारा पास किया गया और 12 में से 10 जो है वहाँ के जो गवर्नर है वो विथहोल्ड करके रखे, यानी वो अपने पास रखे हुए थे। तो ऐसे केस में जो सुप्रीम कोर्ट है आर्टिकल 142 का यूज करते हुए यह घोषित किया ये सारा बिल पास मान लिया जाएगा, क्योंकि जो है इनका जो रोका गया है वो इरोनियस है, वो इलीगल है, यानी उनके द्वारा जो विथहोल्ड किया गया है वो गलत है। तो ये कौन सा पावर सुप्रीम कोर्ट को कहाँ से पावर आ गया कि एग्जीक्यूटिव के तहत। तो ये जो एक्शन है उसमें आप इंटर करें, इसमें जो है आपका आर्टिकल 142 कहता है कि कंप्लीट जस्टिस करने के लिए सर जो है जुडिशियरी उस हद तक जा सकता है, ठीक है। बाकी मेंस के क्लास में इसको डिटेल से चर्चा किए हुए हैं, तो तत्काल याद रखेगा आर्टिकल 142, ठीक। मध्य प्रदेश में गांधी सागर जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ क्या गवर्नमेंट के द्वारा एक्शन लिया जाए? यहाँ जो है 2 चीता जो है वहाँ पर री इंट्रोड्यूस कराया गया ताकि उनका जो हैबिटेट्स है उसको डाइवर्सिफाई कराया जाए और साथ ही अगर रहता है तो वाइल्ड लाइफ जो टूरिज्म है जो पर्यटन है उसको भी बढ़ावा मिलेगा, ठीक है। तो वो आपको मेनली ध्यान रखना कि गांधी सागर है कहाँ, तो MP प्लस अगर वो अगर पूछता भी है तो उस तरीके का रिसेंटली जो है चीता जो है किस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, तो जनरली क्वेश्चन आपको उलट के पूछेगा, ठीक है। अमेंडमेंट में कंट्रोवर्शियल किया है, तो इसमें आप न्यूज में देख ही रहे होंगे कि जो वक्फ बोर्ड है उसमें नन मुस्लिम के एंट्री को लेकर रहा है, ठीक है। बाकी इसका सुप्रीम कोर्ट का जब जजमेंट पूरा आ जाएगा तब इस पर हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, जब तक नहीं आएगा तब तक, क्योंकि ये मैटर पूरा क्लियर नहीं होगा तब तक बनाने का कोई फायदा नहीं है। अभी है कि इंडिया जो है ट्रस्ट पार्टनरशिप किसके साथ कर रहा है और किस लिए कर रहा है? तो इंडिया जो है यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रस्ट पार्टनरशिप कर रहा है, किस चीज़ के लिए? क्रिटिकल और इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए। तो आपको जानना है कि क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कहते हैं किसको है,
क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ऐसे चीज़ों को कहते हैं जो किसी के नेशनल सिक्योरिटी के लिए जो है आपका ज़रूरी रहता है, ठीक है, या इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो है आपका ज़रूरी है, या सोशल वेलबीइंग के लिए ज़रूरी है। एग्जाम्पल के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे कि मान लें एआई का कोई टेक्नोलॉजी है, या भी आप देखते होंगे क्वांटम कंप्यूटिंग का है, या क्लीन एनर्जी का है, ठीक है, या सेमीकंडक्टर को है। इस तरीके का जो टेक्नोलॉजी है उसको डेवलपमेंट को लेके भारत जो है यूरोपियन यूनियन से जो है आप कह सकते हैं दोनों मिल के एक पार्टनरशिप करके इस पर एक्सप्लोर कर रहा है। उस पार्टनरशिप का नाम है ट्रस्ट, ठीक है, इनिशिएटिव है। इसरो के द्वारा जो है आपका सैटेलाइट, तो ये आपका इम्पोर्टेंट नहीं है कि कितना जो है आपका वीट प्रोडक्शन जो है एस्टिमेट के, ये आपके लिए ज़रूरी है कि आजकल सैटेलाइट का भी यूज जो है एस्टिमेशन के लिए वीट प्रोडक्शन हो या राइस का कितना है उसके लिए किया जा रहा है सर, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट था, बाकी अमाउंट इम्पोर्टेंट नहीं है। दूसरा एक है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा कौन सा जो है आपका पॉल्यूटेंट एक्टिविटी के लिए जो है स्पेस को थ्रेट बताया जा रहा है। ये है एसेट टेस्टिंग। इसमें है क्या कि एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग इसको बोलते हैं। इंडिया भी इस टेस्ट को कर चुका है। इसमें होता क्या है, सारे कंट्री अपना अपना जो है सैटेलाइट छोड़ते रहते हैं समय के साथ। समय के साथ वो संख्या इतना ज़्यादा हो जाता है कि स्पेस नहीं रहता, तो उसको खाली भी करना रहता है, क्योंकि सैटेलाइट जो भी आप आर्टिफिशियल सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो तो सर्टेन सीमा के लिए है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, जिस अनुसार से लॉन्च किया गया। उसके बाद वो डिफंक्ट है, तो उसको खत्म भी करना है, तो उसको नष्ट करने के लिए जो किया जाता है उसको बोलते हैं एसेट, यानी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्टिंग, ठीक है। लेकिन होता क्या है, जो कंसर्न उठाया गया वो क्या है, यूरोपियन यूनियन का यह कहना है कि ये जो आपका सैटेलाइट जो डिस्ट्रक्शन के बाद जो स्पेस में जो आप कह सकते हो, क्योंकि टूटेगा तो उसका टुकड़ा तो रहेगा ना, कम तो रहेगा, तो वो स्पेस डेब्रिस के कारण जो है वो लेकर जो है ये आपका थ्रेट जो है उठाया गया है यूरोपियन यूनियन के द्वारा, ठीक है। टैरिफ में इंडिया को क्यों क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि इंडिया जो है डब्ल्यूटीओ का जो कोलिशन है यूएसए के विरुद्ध वो ज्वाइन नहीं किया है, एंटी जो है यूएसए। भारत क्या कोशिश कर रहा है कि अमेरिका के साथ जो है आपका जो है बायलैटरल ट्रेड नेगोशिएशन करें, ठीक है। तो ऐसे में जो कंट्री में अमेरिका का डब्ल्यूटीओ कोलिशन के तहत विरोध कर रहे हैं वो कंट्री इंडिया का आप जो है कह सकते हैं विरोध कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग्स क्या था ये हम लोग चर्चा कर लिए कि टाइम बाउंड में जो है देना है। व्हाट वाज वन मेजर कंसर्न फॉर यूरोपियन यूनियन, ये क्या है ये आपको जानना है। आरपीओ ये क्या होता है ना कि दो स्पेस क्राफ्ट अगर जो है अगर एक दूसरे के करीब आ रहा है, वो अलग अलग रीजन से आ सकता है, या तो सर्विसिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए, तो उस चीज़ को कहते हैं रेंडर एंड प्रोक्सिमिटी ऑपरेशन। यानी जब कोई दो जो है आपका स्पेस क्राफ्ट है तो आपको नज़दीक आना, तो एक आपका एक प्लेन में आना पड़ेगा, उसके बाद फिर उसके नज़दीक जाना पड़ेगा। तो इसको जो है नेशनल सिक्योरिटी या आप कह सकते हैं सिक्योरिटी कंसर्न जो है यूरोपियन यूनियन के द्वारा जो है ये किया। ये जनरली किस चीज़ के लिए किया जाता है, ये जनरली या तो सर्विसिंग हो सकता है या इंस्पेक्शन के लिए किया जा सकता है। उसमें क्या था ना कि रोबोट टाइप से रोबोटिक आर्म आप कह सकते हैं वो चीज़ करके दूसरे स्पेस क्राफ्ट का आप यूज किया जाता है, या तो इंस्पेक्शन हो गया, सर्विसिंग हो गया, या उस तरीके से, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आपको ये जानना है कि रेंडर एंड प्रोक्सिमिटी ऑपरेशन है क्या, ठीक है। यूरोपियन यूनियन के द्वारा इसको कंसर्न किया गया, ठीक है। यूनाइटेड कंट्रोवर्शियल जो है रिसेंटली एक जो है आप देखते होंगे न्यूज में जो है कि फेसबुक मेटा जो है इसके द्वारा जो एक्विजिशन किया गया था इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप का, ऐसा इन पर ये लग रहा है, आरोप लग रहा है कि इनके द्वारा जो एंटी आप कह सकते हैं कम्पिटिटिव एक्विजिशन किया गया है। यानी देखिए मार्केट में सारे कंपनियां एग्जिस्ट करें, ये सरकार का किसी भी सरकार का कोशिश होता है। जैसे इंडिया में भी देखिएगा कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई है, ये क्या करता है, ये देखता है कि अब ऐसा ना हो कि सिर्फ एक ही कंपनी जो है मोनोपोली रहे। तो अगर उस तरीके का पॉलिसी अगर अपनाता है तो उसको फिर अगर कोई अपील करता है तो उसमें फिर एक्शन वगैरह भी किया जाता है। तो वो अमेरिका में भी मोनोपोली को लेके ये चीज़ें चल रहा है। बाकी डिटेल में मेंस में हम इसको देखेंगे, ठीक है। अब है कि इंटरनेशनल, अब देखिए कौन सा इंटरनेशनल इशू इंडियन स्टूडेंट को सफर कर सकते हैं। देखिए अभी F1 वीजा को लेके जो इशू हो रहा है
उसमें आपको इंडिया का जो स्टूडेंट, क्योंकि F1 वीजा आपको ये जानना है प्रीलिम्स के लिए, F1 वीजा किसको दिया जाता है, तो स्टूडेंट सबको दिया जाता है जो वहाँ पढ़ाई करने जाते हैं अमेरिका में, और इसका वैलिडिटी 5 ईयर्स के लिए रहता है। ठीक है, ये आपके लिए ज़रूरत नहीं है। अब हम लोग कुछ बिहार का करेंट अफेयर्स देख लेते हैं। देखिए, सीपीसीबी के अनुसार बिहार का सबसे, जो गंगा के किनारे जो भी सिटी अवस्थित है उसमें सबसे पोल्यूटेड कौन है, तो उसमें पटना है। ये जो गंगा वाटर क्वालिटी रिपोर्ट है उसके अनुसार। बायो सीएनजी प्लांट कहाँ लगा है, ये गया में लगा, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन संस्थान जो है, इसका एक शाखा जो है पटना में खुल रहा है, जहाँ पर कि ट्रेनिंग जो है दिया जाएगा। जो भी आपदा आप जानते हैं कि जो भी है, जैसे अर्थक्वेक है या फिर आपका फ्लड है, इस तरीके के आपदा जो भी है उनको कैसे डील करना है, इन चीज़ों के लिए ट्रेनिंग आपका का जो है एक ब्रांच जो है पटना में खुल रहा है। ठीक है, कौन सा स्टेशन ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफाइड है, राजेंद्र नगर है। ग्रीन बिल्डिंग किसको कहते हैं, ऐसा बिल्डिंग जहाँ की आपका एनर्जी जो है कम से कम यूज हो। ठीक है, या अप्लाइंसेज इस तरीके का हो कि मिनिमम एनर्जी यूज हो, वाटर जो है वहाँ पर कम, वेस्टेज कम से कम हो, या वेस्ट जनरेशन जो है कम से कम हो। ठीक है, या उसका बिल्डिंग भी इस तरीके से बना है कि इन्वायरमेंट को कम से कम इम्पैक्ट किया है, तो उसमें नाम है आपका राजेंद्र नगर का। ठीक है, एम्स फुलवारी कब तक, 2026, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बांस से संबंधित हब जो है, बांस उद्योग हब जो है, इस रूप में आपका पूर्णिया डेवलप हुआ था। नाम याद रखेगा, कहीं कहीं आपको पूछ सकता है। ठीक, पटना मेट्रो, ये इम्पोर्टेंट नहीं है। किसान संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य देखिए क्या है, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी जो एग्रीकल्चर में आया है इसको किसानों तक बताना। ठीक है, ये आपको पूछ सकता है, क्योंकि जो है आपको पता है कि हमारा मेजर पॉपुलेशन अभी भी एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। जो भी यहाँ पर एक्टिविटी होगा वो इम्पोर्टेंट रहेगा। ज्ञानालय योजना का जो है उसका उद्देश्य क्या है कि हर गांव में जो है पुस्तकालय हो। ठीक है, बाकी पुस्तकालय से क्या हो एडवांटेज होगा आपको पता है। बिहार के किस जिले में ग्रीन एनर्जी पार्क स्थापित हो रहा है, तो उसमें है बक्सर। ठीक है, समझाने जैसा कुछ नहीं, आपको पता है कि ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए ये चीज़ किया जा रहा है। अभी रिसेंटली जो है नेक क्या है कि एक आपका ग्रेड जो है किसी भी यूनिवर्सिटी को ग्रेडिंग देता है, उसका परफॉर्मेंस किस अनुसार से। रिसेंटली बिहार का मात्र एक जो है फर्स्ट टाइम जो है किसी यूनिवर्सिटी को A+ मिला, उसका नाम है ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय। ठीक है, जल जीवन मिशन के तहत बिहार ने कौन सा लक्ष्य प्राप्त किया, रिसेंटली जो है 100% नल जल योजना का लक्ष्य जो है सभी ग्रामीण घर तक जो है प्राप्त कर लिया गया है। ठीक है, इस योजना के तहत बिहार में 200 दूध संयंत्र लगेंगे, तो इसका आंसर है प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। ये देखिए एक्चुअली में क्या है ना, एग्रो प्रोसेसिंग यानी को प्रमोट करना इनका काम है इस योजना के तहत। अब इसमें क्या हो सकता है, सपोज कीजिए कि पर्पस ये है कि टमाटर अगर आप उत्पादन हो रहा है तो टमाटर पेरिसेबल है, जल्दी से समाप्त हो जाता है, लेकिन अगर उसी को केचप बना दिया जाए, ठीक है, तो वो ज़्यादा समय रहता है। तो जो एग्रीकल्चर में जो रॉ मटेरियल्स है, जो कच्चा मटेरियल्स है, उसको अगर उस तरीके का प्रोडक्ट बना देंगे तो ज़्यादा समय तक रह सकता है एग्रो प्रोसेसिंग में, खाद्य संस्करण में। तो उसी तरीके से अगर दूध संयंत्र इसलिए लगाया जा रहा है कि दूध से जो है अगर आप अलग, क्योंकि दूध कितना दिन तक रखें, लेकिन अगर आप उसको जो है पनीर बना देते हैं, पेड़ा बना देते हैं, या फिर राबड़ी बना देते हैं, तो इन चीज़ों को अधिक समय तक बिक्री किया जा सकता है। ये तो यानी ये प्रधानमंत्री संपदा योजना के तहत है, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो भी फार्मर्स है उनको एक बेहतर इनकम मिलेगा, और आपको पता है कि लक्ष्य भी है कि हर किसानों का जो इनकम है वो दुगना हो, तो उसमें इनको ये हेल्प करेगा। तो प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना आप ध्यान रखें। बिहार दिवस 2025 के लिए थीम क्या था, तो इस बार थीम जो है लोक संस्कृति की पहचान समृद्ध बिहार का पहचान, ये रखा गया। ये पूछ सकता है, या इसका थीम जो है याद रख लीजिएगा। ठीक है, लोक संस्कृति की पहचान समृद्ध बिहार का सम्मान। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही था। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपको ये वीडियो अगर आपको लगता है यूज़फुल है तो काइंडली आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको लगता है तो नोटिफाई भी कर सकते हैं, ताकि वीडियो अगर बनता है तो आपके पास जैसे ही अगर अपडेट होता है, अपलोड होता है तो आपके पास चला जाएगा। और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही आप अपना फीडबैक या कमेंट भी दीजिए, ताकि हम लोगों को पता चले कि आप लोगों को कैसा लग रहा है।
या आपको हमसे क्या एक्सपेक्टेशन है, हम किस तरीके से अपने आप को भी इम्प्रूव कर सकते हैं और आपको अधिक से अधिक बेनिफिट, आपका ये जो जर्नी है अगर हम लोग उसमें 1% भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ तो ये हम लोगों का ये एक अचीवमेंट होगा। बाकी हम अपने साइड से जो कमियाँ फील हो रहा है उसको हम लोग डे बाय डे प्रत्येक वीडियो में करेक्ट कर रहे हैं। तभी स्टूडेंट का फीडबैक हमेशा इम्पोर्टेंट रहता है। ठीक है, तो आप ज़रूर कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि इन चीज़ों को हम लोग और अच्छे तरीके से कर सकें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।